हेलो एवरीवन, श्रेयांक मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 10, जिसमें पढ़ेंगे हम वर्त के बारे में। तो वर्त के बारे में पढ़ने से पहले वर्त के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वर्त। ये क्या हमारा एक सर्किल है जिसको वर्त कहते हैं। ये वर्त का क्या होता है? मिड पॉइंट, जिसको बोला जाता है केंद्र। क्या बोला जाता है इसको? केंद्र। केंद्र से वर्त की परिधि के बीच की दूरी, केंद्र से वर्त की परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। क्या कहलाती है? त्रिज्या। केंद्र से वर्त की परिधि के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? त्रिज्या। इसी प्रकार ये हमारा एक सर्किल है। वर्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से गुजरती है, वर्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से गुजरती है, उसको क्या कहा जाता है? व्यास। क्या कहा जाता है उसको? व्यास। देखो, वर्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा जो किससे गुजर रही है? केंद्र से। किससे गुजर रही है? केंद्र से। तो उसको क्या कहा जाएगा? व्यास। इसके बाद में ऐसा एक हम सर्किल बनाए। ये हमारा क्या बन गया? एक सर्किल जो वर्त को स्पर्श करते हुए निकलती है। वह रेखा जो वर्त को स्पर्श करते हुए निकलती है, जैसे ये देखो, ये स्पर्श कर रही है, तो इस वाली रेखा को क्या कहा जाता है? स्पर्श रेखा। क्या कहा जाता है इसको? स्पर्श रेखा। जो वर्त को स्पर्श कर रही है उसको क्या कहा जाता है? स्पर्श रेखा। जहां पर ये रेखा स्पर्श करती है, जैसे यहाँ पे स्पर्श कर रही है, तो यहाँ पे इसको क्या कहा जाएगा? स्पर्श बिंदु। जहां पर वर्त की स्पर्श रेखा वर्त को स्पर्श करती है उसको क्या कहा जाता है? स्पर्श बिंदु। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जैसे ये कोई सर्किल है हमारा, जो वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए निकलता है। वह रेखा जो वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई निकलती है, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहते हैं इसको? हम प्रतिच्छेदी रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखा को ही हम छेदक रेखा भी कह सकते हैं। कौन सी रेखा? छेदक रेखा। मतलब जो वर्त को छेदते हुए निकलती है उसको क्या कहा जाता है? छेदक रेखा। क्लियर? इसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इसी में पढ़े हम। तो ये क्या है? हमारा एक वर्त है। तो वर्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाया जाएगा? ये जीवा। क्या कहलाता है? जीवा। क्या कहलाएगा? ये जीवा। जो केंद्र से गुजरता है उसको तो हम व्यास कहते हैं, और जो केंद्र से नहीं गुजरता उसको हम क्या कहते हैं? जीवा। इसके बाद में हम इसके थोड़े थोड़े से नियम पढ़ेंगे। तो इसमें अगला नियम है हमारा एक, देखो सबसे पहले ये हमारा वर्त है। ये हमारी स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु हुआ। ये क्या करेगा? हमारे को स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु वर्त के केंद्र पर क्या होता है? लंब। वर्त के केंद्र पर क्या होता है? लंब। तो ये वर्त का केंद्र हुआ। ये क्या हुआ? इसका स्पर्श बिंदु। क्या ये? स्पर्श बिंदु। और ये क्या है? स्पर्श रेखा। ये क्या है? स्पर्श रेखा। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि वर्त की स्पर्श रेखा, वर्त की स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु वर्त की स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु वर्त के केंद्र पर लंब वर्त के केंद्र पर लंब होता है। क्या? कि भाई वर्त की स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु वर्त के केंद्र पर क्या होता है? लंब।
इसके बाद में इसी के अंदर हम थोड़ा सा आगे बढ़े और आगे हम क्या पढ़ेंगे कि एक वर्त के निश्चित बिंदु पर, एक वर्त के निश्चित बिंदु का मतलब होता है फिक्स वाला बिंदु। जैसे ये वाला बिंदु मैंने फिक्स कर दिया, तो इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अधिकतम एक। तो हम लिख सकते हैं कि वर्त के किसी निश्चित बिंदु पर अधिकतम एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है भाई, हम देखो एक निश्चित बिंदु बना दिए, जैसे ये हमारा निश्चित बिंदु है, तो इस निश्चित बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? अधिकतम एक हो सकती है। कितनी हो सकती है? एक। और वैसे वर्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। निश्चित बिंदु नहीं दे, हमें डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया जाए कि वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, तो हम लिख सकते हैं कि वर्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। इसके बाद में इसी के अंदर प्रश्न आ सकता है हमारा कि वर्त के कोई बाह्य बिंदु है। जैसे मैं वर्त का बाह्य बिंदु ले लिया ये, जैसे हम वर्त का बाह्य बिंदु ले लिए ये, तो वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? 2। तो हम लिख सकते हैं कि वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर अधिकतम 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। भाई हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। नहीं भाई ऐसे नहीं होगा भाई। ठीक है भाई, तो देखो इसी एक ही वर्त स्पर्श रेखा के बारे में हमें तीन बिंदु पढ़ लिए। क्या कि वर्त के किसी निश्चित बिंदु पर अधिकतम एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वर्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और वर्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो हम इसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए हम ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये देखो, जैसे इसी को मैं आगे बढ़ाऊं, इसमें ये भी लिख सकते हैं कि वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। भाई वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान। जैसे इसमें हम एक डायग्राम मान लीजिए, जैसे कोई वर्त है हमारा, तो वर्त का कोई बाह्य बिंदु हो गया हमारा, जैसे ये वाला, ये इसके बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा तो हम ये खींच दिए, जैसे दूसरी स्पर्श रेखा आएंगी तो ये, तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या रहेंगी? समान। जैसे ये P बिंदु हो गया हमारा, ये हो गया हमारा A बिंदु, ये हो गया हमारा B बिंदु। तो मतलब क्या हुआ कि AP की लंबाई इस BP के बराबर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? AP की लंबाई इस BP के बराबर हो जाएंगी। विवर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? समान। तो हमारी स्पर्श रेखा कौन कौन सी है? AP और BP।
तो इन दोनों रेखाओं की लंबाई आपस में क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, समान। इतना पढ़ने के बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो आगे हमारा ये है कि जैसे हमारा ये कोई वर्त है, क्या ये वर्त है, वर्त बना नहीं, बन ही नहीं रहा। ये हमारा क्या है, वर्त है। वर्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा देखो, ये क्या है, इसकी जिह्वा। ये क्या है, इसकी जिह्वा। ये क्या है, जिह्वा। ये क्या है, जिह्वा पर लंब। जिह्वा पर लंब है। तो जिह्वा पर लंब, जिह्वा पर लंब वाली भुजा जिह्वा को दो समान भागों में बांटती है। भाई जिह्वा पर लंब हो गया तो जिह्वा पर ये जो लंब हो गया, तो जैसे ये वाला लंब हुआ तो इसको क्या बांट दिया, दो समान भागों में बांट दिया। तो हम लिख सकते हैं एपी का मान क्या हो गया, बीपी के। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि भाई केंद्र से गुजरने वाली रेखा जिह्वा को दो समान भागों में बांटती है। क्या करती है, दो समान भागों में बांटती है। तो हम लिख सकते हैं केंद्र से गुजरने वाली रेखा जिह्वा को दो समान भागों में बांटती है। तो दो समान भाग क्या हो गए, एपी का मान किसके बराबर हो गया, बीपी के बराबर हो गया। इसी के आगे थोड़ा सा हम बढ़ेंगे। जैसे ये हमारा कोई क्या एक वर्त हुआ, क्या ये वर्त है। तो अभी हम एक चीज पढ़े थे, ये केंद्र O है, ये इसका बाह्य बिंदु P है। इससे एक रेखा गुजर रही है, जैसे ये वाला रेखा ऊपर को गुजारता हूं मैं इसको। ये क्या है, स्पर्श रेखा। जी अब देखो, तो अभी हम थोड़ी देर पहले ये पढ़े थे कि स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु केंद्र पर क्या होता है, लंब। क्या होता है, लंब। तो लंब का मान क्या हुआ, मतलब 90 डिग्री का हुआ। क्या हुआ, ये 90 डिग्री का हुआ। ये मान क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। क्या हो गया, ये 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ण भुजा। तो ये वाली क्या हो जाएगी, कर्ण भुजा। क्या हो गया, कर्ण। इसके बाद में ये वाली भुजा को हम क्या मान लेंगे, लंब। और इस वाली भुजा को क्या मान लेंगे हम, आधार। क्या मान लेंगे हम, आधार। अरे और इसी प्रश्नावली के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो लंब क्या हो जाएगा हमारा, स्पर्श रेखा की लंबाई। लंब क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा की लंबाई। यदि हम इसको याद करना चाहें इस प्रश्नावली के हिसाब से, तो हम लंब को क्या मानेंगे, स्पर्श रेखा की लंबाई। कर्ण को क्या मानेंगे, वर्त के बाह्य बिंदु की दूरी। वर्त के केंद्र और बाह्य बिंदु की दूरी। वर्त के केंद्र और बाह्य बिंदु की बीच की दूरी। और इस आधार को हम क्या मानेंगे इस प्रश्नावली के हिसाब से, त्रिज्या। क्या मानेंगे हम, त्रिज्या। क्या मान लेंगे हम, त्रिज्या। तो देखो हमें इस प्रश्नावली के अंदर एक तो या तो हमें लंब दे सकता है या हमें कर्ण दे सकता है। मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई भी दे सकता है और केंद्र से वर्त की बाह्य बिंदु के बीच की दूरी भी दे देगा। हमें क्या पूछेगा, त्रिज्या। तो मतलब हमें क्या निकालना रहेगा, आधार। कभी हमें त्रिज्या देगा और कर्ण दे देगा, तब हमें पूछेगा स्पर्श रेखा की लंबाई। मतलब हमें क्या निकालना है, लंब। क्या निकालना पड़ेगा, लंब। कभी हमें स्पर्श रेखा की लंबाई और त्रिज्या दे देगा, हमें केंद्र से बीच की दूरी पूछेगा, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्या पड़ेगा, कर्ण। तो यदि हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हुए इस प्रश्नावली को आगे बढ़ेंगे, तो क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज लेंगे। क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय,
कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही स्क्वायर को हम उधर भेजेंगे तो किस में बदल जाएगा, ये वर्गमूल में। किस में बदल जाएगा, वर्गमूल में। तो हम कर्ण का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और यदि हमें आधार का मान ज्ञात करना होगा, क्या मान ज्ञात करना पड़ेगा, आधार का मान। तो आधार के लिए हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। और कभी हमें लंब पूछेगा तो लंब के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका यूज करते हुए हम इस प्रश्नावली को करेंगे। इस प्रश्नावली को करने से हमें एक दो चीज और पढ़नी पड़ेंगी, वो इस प्रकार होंगी हमारी कि भाई देखो, ये हमारा क्या है, वर्त है। क्या है ये, वर्त है हमारा। ये क्या है हमारा, वर्त है। तो वर्त पर अधिकतम दो समांतर स्पर्शिकाएं हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, कि वर्त पर दो समांतर स्पर्शिकाएं हो सकती है। तो हम लिख सकते हैं कि वर्त पर अधिकतम दो समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कि भाई वर्त पर अधिकतम दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसी में थोड़ा सा डिस्कशन करें हम, तो ये हमारा क्या हुआ, एक वर्त हुआ। क्या हुआ, ये हमारे वर्त हुआ। क्या हुआ, ये वर्त। तो वर्त पर एक समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है और एक छेदक रेखा हो सकती है। या तो ऐसे कर सकते हैं हम, तो वर्त पर एक समांतर स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा हो सकती है। वैसे छेदक रेखा तो बहुत सारी हो जाएंगी, हम इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, किधर भी बना सकते हैं। समांतर स्पर्श रेखा ही हो सकती हैं। तो जब हमारे प्रश्न पूछ लिया जाए कि वर्त पर एक समांतर रेखा के साथ में एक छेदक रेखा खींचिए, तो हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसका। तो हम करते हैं प्रश्न। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कि भाई देखो, एक वर्त की कितनी स्पर्शिकाएं हो सकती हैं। एक वर्त की कितनी स्पर्शिकाएं हो सकती हैं। तो हमें एक निश्चित बिंदु तो दिया नहीं इसमें। क्या बोला हमें, एक वर्त की कितनी स्पर्शिकाएं हो सकती है। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, अनंत। क्या लिख सकते हैं, अनंत। ठीक है, इसी प्रकार वर्त पर स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, कितने बिंदुओं पर करेगी, एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, एक बिंदु पर। जैसे ये कोई वर्त है, क्या ये वर्त है, वर्त की ये स्पर्श रेखा है, ये वर्त की क्या है, स्पर्श रेखा। तो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए निकलेगी, एक बिंदु पर। वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम, जैसे ये वर्त का है, तो वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं हम इसको, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं भाई, प्रतिच्छेदी रेखा। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा। इसी प्रकार एक वर्त में अधिकतम
कितनी समांतर स्पर्शरेखाएं हो सकती हैं? तो हमें अभी पढ़े थे कितनी हो सकती हैं? 2। कितनी हो सकती हैं? 2। कि एक वृत्त में अधिकतम 2 समांतर स्पर्शरेखाएं हो सकती हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ाई था। उसके बाद में वृत्त और वृत्त के पर स्पर्शरेखा के उपनिष्ठ बिंदु के क्या कहते हैं? जैसे ये वृत्त और वृत्त पर क्या है? ये स्पर्शरेखा है। ये क्या है? स्पर्शरेखा। तो ये इस पर उपनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहेंगे? इस वाले बिंदु को स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे हम इसको? स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। तो हमारा इसका आंसर क्या है? स्पर्श बिंदु। क्या आंसर है इसका? स्पर्श बिंदु। तो इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न क्लियर है। तो ये तो हमें याद करने की चीजें हैं जो हमने पढ़ा भी दी है। अभी हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि भाई 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। कौन सी है स्पर्श रेखा? PQ। केंद्र O से जाने वाली रेखा को बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ की लंबाई कितनी है? कि 12 सेंटीमीटर। तो हमें PQ की लंबाई पूछा है। तो सबसे पहले इसका ये डायग्राम बनाएं। तो हमारा ये क्या बन गया? एक वृत्त बन गया। क्या बन गया? वृत्त। इसकी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त ए बिंदु P पर स्पर्श रेखा का PQ बिंदु है। मतलब यहाँ पे कौन सा बिंदु है? Q बिंदु है। कौन सा बिंदु है? Q बिंदु। और ये यहाँ देखो हमें एक स्पर्श रेखा बना दी है ऐसी, और ये वाला यहाँ से केंद्र से इसकी बीच की दूरी है, और ये इसकी क्या है? त्रिज्या है। ये क्या है? इसकी त्रिज्या। तो इसका मतलब क्या है? ये वाला बिंदु कौन सा हो गया? P बिंदु। ये वाला कौन सा बिंदु हो गया? P बिंदु। ये वाला कौन सा बिंदु हो गया? O बिंदु। तो देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, तो ये 5 सेंटीमीटर है। ये कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P, एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। ये वाली कौन सी है? PQ स्पर्श रेखा है। केंद्र O से जाने वाली रेखा को बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ की लंबाई कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। OQ की लंबाई कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पूछा है? PQ की लंबाई। हमें कौन सी लंबाई पूछा है? ये वाली लंबाई पूछा है। हमें कौन सी लंबाई पूछा है? ये वाली लंबाई। तो अभी हमें थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वृत्त की स्पर्श रेखा को हम क्या बोलेंगे? लंब। क्या बोलेंगे हम? लंब। क्या बोलेंगे? लंब। ये हमारा कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है? कर्ण। कौन सी भुजा होती है? कर्ण। ये वाली भुजा कौन सी हो गई? आधार। कौन सी भुजा हो गई? आधार। भाई हमें अभी पढ़ा था कि यदि त्रिज्या होगा तो त्रिज्या को हम क्या मानेंगे? आधार। स्पर्श रेखा को हम क्या मानेंगे? लंब। और केंद्र से बाह्य बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या मानेंगे? कर्ण। तो हमारे पास देखो कर्ण भी है और आधार भी है। हमारे पास क्या नहीं है? लंब। तो हम त्रिभुज OPQ का यूज करेंगे। OPQ में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि भाई लंब बराबर में क्या होगा हमारा? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है। तो देखो कर्ण का मान कितना है हमारे पास? 12 का। कर्ण का मान कितना है? 12 का स्क्वायर माइनस आधार का मान कितना है? 5। कितना है? 5। तो क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर। तो भाई 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 12 का कितना होता है? 144। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो 144 में से 25 घटेगा, कितना बचेगा? 119। कितना बचेगा? 119। तो हमारा आंसर क्या आ गया? √119 सेंटीमीटर। क्या आ गया? √119 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि वर्त और उसके समांतर 2 स्पर्शरेखाएं इस प्रकार खींचिए कि एक तो वर्त पर क्या हो? स्पर्श रेखा हो, और एक दूसरी रेखा क्या हो? छेदक रेखा हो। तो देखो ये वाला सिंपल प्रश्न है। इसने हमें क्या बोला है? भाई ये कोई वर्त है हमारा,
क्या है ये? वर्त है। तो एक वर्त और उसके समांतर दो स्पर्शरेखाएं खींचनी है, दो समांतर रेखाएं खींचनी है, स्पर्शरेखा नहीं समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं इस प्रकार खींचिए कि एक तो क्या करे, वर्त को स्पर्श करे, और एक क्या करे, वर्त को छेदती हुई निकले। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो एक तो क्या करेगी, वर्त को स्पर्श करते हुए निकलेगी, और एक क्या करेंगे, वर्त को छेदते हुए निकलेंगी। तो हमारा आंसर ये आ गया भाई, एक तो क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई, और दूसरी क्या हो गई, छेदक रेखा, और ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के क्या है, समांतर। तो इसका आंसर ये आ गया कि भाई ये वाला तो क्या है हमारा स्पर्श रेखा, ये तो क्या है हमारी स्पर्श रेखा, और ये वाली क्या हो गई हमारी छेदक रेखा, क्या हो गई हमारी छेदक रेखा। इस प्रकार हमारी 10.1 कंप्लीट हुई, इस प्रकार हमारा 10.1 कंप्लीट हुआ। तो 10.2 में बढ़ते हैं हम आगे। तो 10.2 में हमारा पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 पीछे जो 10.1 था उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसी प्रकार से है। देखो क्या है कि एक बिंदु Q से वर्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। भी देखो ये क्या आ गया, हमारा एक वर्त है कि वर्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर आ गई। जैसे ये कोई स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर, और वर्त के केंद्र से दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। देखो भाई ये तो क्या आ गई, इसकी स्पर्श रेखा, ये आ गया केंद्र से दूरी। अब देखो भाई ये तो क्या आ गया हमारा, ये वाला O बिंदु हो गया, ये क्या हो गया हमारा O बिंदु। वर्त के केंद्र से दूरी पर कौन सा बिंदु है, Q बिंदु, और ये वाला इसको हम मान लेते हैं P बिंदु। देखो एक बिंदु Q से वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गई हमारी स्पर्श रेखा, और इसकी लंबाई कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर। और केंद्र से Q की दूरी, केंद्र कौन सा है हमारा, ये O वाला, ये हमारा क्या है दूरी, कितनी सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। कितना है, 25 सेंटीमीटर। इसके बाद में हमें क्या पूछा है, वर्त की त्रिज्या। तो जस्ट हम पहले पढ़े थे कि भाई केंद्र से जो दूरी होती है ये कितना डिग्री है हमारा, 90 डिग्री। क्या है ये, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री सामने वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ण भुजा। कौन सी होती है, कर्ण। ये वाली भुजा कौन सी मानेंगे हम, लंब। भाई स्पर्श रेखा को हम क्या माने थे, लंब, और त्रिज्या को हम क्या माने थे, आधार। तो ये क्या है हमारी त्रिज्या, क्या ये हमारी त्रिज्या, ये हमारी क्या आ गई त्रिज्या। तो त्रिज्या ज्ञात करेंगे, तो त्रिज्या को हम क्या माने थे, आधार। तो हम त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ओ पी क्यू में किस चीज का यूज करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय का। किस चीज का यूज करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा, हमें क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है, और त्रिज्या को हम क्या मानेंगे, आधार। क्या मानेंगे हम, आधार। तो आधार निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि भाई आधार बराबर में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, माइनस लंब का स्क्वायर। अब देखो हमारे पास कर्ण कितना है, 25 सेंटीमीटर, और लंब कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो कर्ण की जगह तो हम कितना रखेंगे, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 625। 25 का कितना हो गया, 625, और 24 का कितना होता है, 576। 24 का वर्ग कितना होता है, 576। 625 में से 576 घटेगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा, 49। कितना बचेगा, 49। तो 49 किसका वर्ग होता है, 7 का। तो हमारा क्या आंसर आ गया, 7 सेंटीमीटर। कितना आ गया हमारा, 7 सेंटीमीटर। मतलब इसमें वर्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई,
7 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारा प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हुआ। हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इस प्रकार है, भाई देखो, आकृति में यदि टीपी और टीक्यू ओ केंद्र वाले वर्त की 2 स्पर्शरेखाएं हैं, तो स्पर्शरेखाओं मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो गई। तो हमारा देखो ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो देखो इसमें एक चीज सीधी सी याद करने की है, भाई वर्त के केंद्र पर आंतरिक कोण, वर्त की स्पर्शरेखाओं के आंतरिक कोण आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या रहेगा, संपूरक। क्या रहेगा, संपूरक। मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या रहेगा, संपूरक। और संपूरक कोण किसको कहते हैं कि दो कोणों का योग कितना डिग्री आ जाए, 180 डिग्री आ जाए। तो वे दोनों कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। क्या होते हैं, संपूरक। भाई जब 110 मान आ गया हमारा, पी ओ क्यू का मान आ गया हमारा कितने पास, पी ओ क्यू बराबर में कितना दे दिया, 110 डिग्री। हमें क्या पूछा है, कोण पी टी क्यू। हमें कोण पी टी क्यू पूछा है, मतलब हमें ये वाला कोण तो हमें दे दिया, ये कोण हमें पूछा है। तो ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। क्या होते हैं, संपूरक। तो हम लिख सकते हैं ना कि कोण पी ओ क्यू प्लस कोण पी टी क्यू कितना डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री। भाई देखो ये वाला कोण इस वाले कोण की क्या होता है, संपूरक होता है। तो संपूरक कोण में क्या होता है कि दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री आ रहा है, तो वे दोनों कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो भाई पी ओ क्यू का मान कितना डिग्री आ गया, 110 डिग्री। और कोण पी टी क्यू का मान हमें पूछा है बराबर में 180 डिग्री। तो कोण पी टी क्यू हमें निकालना है, तो मान क्या आ जाएगा, 180 माइनस 110 कितना आ जाएगा, 110। तो 180 में से 110 गया, कितना बचेगा, 70 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा, 70 डिग्री। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए बहुत है इतना ही। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में लिखो जो चीज़ समझ में आ रही है और नहीं आ रही है। थैंक यू।